हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे, मज़े से होंगे और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल कर होंगे। तो भाई आज के करंट अफेयर हम लेके आ चुके हैं आपके लिए। देखो, प्रिपरेशन आपको करनी है, लिखना आपको है, नोट्स आपको बनाना है, रिवीजन आपको करना है। मेरा काम है हर टॉपिक आपका क्लियर करना, जो भी करंट अफेयर्स में आता है। चाहे वो आज भी हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स जो करंट अफेयर में नहीं है, बट फिर भी मैं आपको समझाऊंगा। कहने की बात यह है कि आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको जर्नी ऐसी होनी चाहिए, आपको क्या टाइम टेबल रखना चाहिए, आपको कैसे उठना है, कैसे काम करना है, कैसे रिवीजन करना है, सब कुछ ठीक है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर जिसने पहले क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो भाई, बड़ी बड़ी काम की चीजें आने वाली है, बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025। फ्यूचर ऑफ जॉब्स का फ्यूचर क्या है, वो रिपोर्ट किस फर्म ने निकाली है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने निकाली है 2025 की, उस बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है हमारा क्या रूल है कि क्वेश्चन की चर्चा हम बाद में करते हैं, पहले चर्चा करते हैं उसमें चर्चित पार्ट्स का। ठीक है, उसमें बात किए गए पार्ट्स का चर्चा करेंगे पहले। ठीक है, चलिए। तो भाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो IMF भी आपको पढ़ाया हुआ है, UNDP भी पढ़ाया हुआ है, वर्ल्ड बैंक भी पढ़ाया हुआ है, तो ये अभी शायद नहीं पढ़ाया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, देखो पढ़ाया है वो पास्ट की बात है, बट प्रेजेंट में हम ये चारों देखेंगे ताकि आपको क्लियर रहे फंडा, थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज भी, जिसमें आपको पता चलता रहे कि हाँ हमने क्या पढ़ा है क्या। जैसे कि आपको मैं डेली बोलता हूँ, जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन हैं, बैंक्स हैं, वर्ल्ड बैंक है, तो इसकी आप लोग जो बेसिक नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए, है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन का देखते हैं अभी। चलिए देखो भाई स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सीरियल वाइज शुरू करते हैं। पहला नंबर पे आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, इसको एक ब्लैक पेपर लेके, एक ब्लैक जो है बोर्ड, उस पर हम ये डिस्कस करते हैं। चलिए ये हमने ले लिया, इसको डिलीट करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है आप देखो। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट्स, जो जिसका मोटिव ये होता है और एजेंडा ये है कि ग्लोबल की मार्केट्स को, जितनी भी वर्ल्ड में जितनी भी ग्लोबल मार्केट्स हैं, पर्पस ग्लोबल मार्केट्स जितनी भी है वर्ल्ड में, ठीक है, उनके ऊपर एक आई चेक रखना और उन पे जो है वो उनकी डिसीजन मेकिंग बॉडी है ये। ठीक है, डिसीजन मेकिंग बॉडी। ठीक है, तो बेसिकली ये देखा जाए तो ये उस टाइप का एक वो है, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे हम एक नॉर्मल मार्केट में है, ठीक है, तो उस मार्केट में ना एक मार्केट का सदर होता है। ठीक है, उस मार्केट का एक प्रधान होता है जो उस मार्केट को रूल करता है, उस मार्केट के रूल्स बनाता है। ठीक है, तो ये जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी एक उसी मार्केट के प्रधान की तरह है, जो उस मार्केट्स के डिसीजंस, उस मार्केट के ग्लोबल मार्केट के जो भी एजेंडाज हैं, उसकी जो भी प्राइवेट कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो उसमें जितना भी काम है, जितना भी उसमें जो भी बात करें उसकी को वो कैसे, क्या उसके डिसीजन है, क्या उसके हमने क्या करना है, कैसे अपलिफ्टमेंट करनी है, सब डिसीजन जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हैं। उसके बाद दूसरी बात अगर की जाए कि इसकी बात जो की जाए अगर कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेड क्वार्टर है कोलंगी, स्विट्जरलैंड। ठीक है, हेड क्वार्टर। हम पेन चेंज करें क्या, चलो ऐसे ही रखते हैं, दिख तो रहा है ना आपको। हाँ चलिए, तो हेड क्वार्टर इसका कोलंगी स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कि फॉर्मेशन की, 24 जनवरी 1971, 24 जनवरी 1971 में जो है इसका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, लगभग 53 ईयर्स अगो। तो ये था कुछ बेसिक इसका जो है इसके बारे में। और इसके बारे में अगर बात की जाए तो ये वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, किसी एक नेशन की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पूरी दुनिया की वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और जो है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। ठीक है, चलिए ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है इसकी, इंग्लिश। ये आ गया पहला इसका जो है अगर बात की जाए पहले इसकी, तो ये आ गया पहला। ठीक है, अरे कहाँ गया भाई साहब, चलिए
माफी चाहूंगा, वो अगर बैक करो अगर उसमें, तो ये जो ये वाला पेज है ना, ये हट जाता है। चलो, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमने देखा क्या होता है, WEF, ठीक है। चलिए अब दूसरा बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की बात करें अगर, तो वर्ल्ड बैंक एक ऐसी बॉडी है जो आप कह सकते हो कि पूरी दुनिया में जो है वो फंड्स और जिसके अंडर बहुत से और बैंक्स भी आते हैं, और उसका काम ये है कि रेगुलेट करना क्या, बैंकिंग बॉडीज को, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है, जिसको इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अब इसको इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोल सकते हो, जो प्रोवाइड करता है जो लोन्स और इस टाइप के जितने भी फंड्स हैं वो वर्ल्ड बैंक में जितने काफी सारे और भी आते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जितने भी सारे ये आगे आपकी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ये जितने इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये सभी जो है ये वर्ल्ड बैंक के अंडर ही आती हैं। ये वर्ल्ड बैंक एक बहुत बड़ा नाम है जिसके अंडर ये सब चीजें आती हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर बात की जाए इसके बारे में, वर्ल्ड बैंक के जो है इसकी फॉर्मेशन के बारे में, तो ये फॉर्मेट हुआ था स्टूडेंट्स कब, ये फॉर्मेट हुआ था 7 जुलाई 1944, 7 जुलाई 1944, ठीक है। 7 जुलाई 1944 को ये एस्टेब्लिश हुआ था। और अगर इसके अलावा इसकी बात की जाए तो ये जो है वो इसका जो आप कह सकते हो हेड क्वार्टर है वो है वाशिंगटन, वाशिंगटन DC। आपको पता है कि वाशिंगटन में DC क्यों ऐड करते हैं, जिस इसका क्वेश्चन है कलाकल के लिए आपका, वाशिंगटन में DC का फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। चलिए तो ये इसका कुछ बेसिक है जो इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें आप अगर बात करें मेंबर्स की इसके, तो लगभग इसके 189 कंट्रीज जो है इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। चलिए तो ये रहा कुछ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, ठीक है। चलिए उसके बाद ये साफ कर दूं मैं। इसके बाद अगर देखें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अगर बारे में बात करें, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो पर्पस है वो प्रमोट करना है मॉनेटरी कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल ट्रेड को, ठीक है। मॉनेटरी कॉर्पोरेशन और जैसे नाम से इंटरनेशनल ट्रेड और मॉनेटरी कॉर्पोरेशन को प्रमोट करने का इसका मेनली जो काम है। ये भी आपका देखा जाए तो ये भी वर्ल्ड वाइड है, ठीक है, ये भी वर्ल्ड वाइड ही है आपका। और अगर इसमें देखे जाए तो 191 कंट्रीज जो है इसकी में पार्टिसिपेट करती हैं। उसके बाद अगर बात की जाए इसकी एस्टेब्लिशमेंट की, तो ये 1 जुलाई 1944 में एस्टेब्लिश हुआ था, 1 जुलाई 1944, ठीक है। चलिए तो उसके बाद अगर इसके मेन की बात करें कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका भी हेड क्वार्टर जो है वो वाशिंगटन DC में है, ठीक है, ठीक, वाशिंगटन DC। चलिए और आपको पता ही तो है वाशिंगटन DC कहाँ पे है, न्यूयॉर्क, ठीक है, समझे इतना। चलिए फोर्थ है इसमें जी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखो ये देखो सस्टेनेबल वर्ल्ड के बारे में बात करता है, स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो गया तो देख लेना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, तो ये यूनाइट करने की बात करता है, ये जो डेवलपमेंट ऑफ नेशंस के बारे में, ठीक है, के बारे में और ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। ये इसके कुछ की रोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये जो है वर्ल्ड में वो पॉवर्टी को खत्म करने के लिए भी बात करेगा, पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए, पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए जो है ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो बात करता है, ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 22 नवंबर 1965, 22 नवंबर 1965 में जो है ये एस्टेब्लिश हुआ था ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए तो ये एक एक्टिव प्रोग्राम है जो अभी तक भी चल रहा है, और ये जो है वो न्यूयॉर्क सिटी इसकी जो है हेडक्वार्टर है, न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है। न्यूयॉर्क सिटी क्या है इसका हेडक्वार्टर, ठीक। चलिए तो इसकी पेरेंट जो है बात करेंगे, करंट इसका स्टाफ अगर बात करें तो 7,394 जो है इसमें करंट जो है इनके पास स्टाफ काम कर रहा है, ठीक है। ये हो गए चारों के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज, हालांकि ये बहुत डीप है, आप इनके बीच में जाके अगर पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत डीप और बहुत जो है अट्रैक्टिव लगेंगे, आपको पता चलेगा कि इसमें बीच में और बहुत चीज़ें। लेकिन अगर हम वही कंटिन्यू करेंगे तो लेक्चर इज गोइंग टू बिकम वेरी लॉन्ग। तो हम बात करेंगे बस इन्हीं के एस्टेब्लिशमेंट क्या है, पर्पज क्या है और इसकी हेडक्वार्टर वगैरह क्या है, ठीक है। चलिए तो अभी आते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2024। तो देखो स्टूडेंट्स, फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट्स रिलीज किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, WEF ने, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में, आने वाले समय में, आने वाले टाइम में जो AI डाटा एनालिसिस और बिग डाटा जिसको बोलते हैं, या जो आप कह सकते हो कि उसके बारे में बात करते हैं, या फिर सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ठीक है। ठीक, ये इनके द्वारा फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट क्या है, किसके, वर्ल्ड बैंक फोरम के द्वारा, कि आने वाले टाइम में बड़ी बड़ी कंपनीज के द्वारा जो इन्होंने एक रिसर्च किया है, जिसमें बहुत बड़ी बिग MNCs आती हैं या बहुत बड़ी कंपनी वर्ल्ड के, जिसमें 22 मिलियन लोग काम करते हैं, उस कंपनी का एक डाटा निकला है, जिसमें उन्होंने एक अंदाजा लगाया कि AI डाटा एनालिसिस और सिक्योरिटी मैनेजमेंट के 3 तरह के ऐसे रोल हैं जिसमें जॉब जो है बहुत ही डिमांडिंग होंगी, ठीक है। अभी एक इसकी रिपोर्ट पढ़ते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने क्या कहा कि फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट में प्रिडिक्ट किया कि AI और बिग डाटा एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब, ये जॉब जो है, ये 2025 का जो डाटा निकल के आया उसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब है। इन्हीं जॉब के बेस पे जो है वो 1000 से ज्यादा ग्लोबल कंपनीज ने जो है इसी डाटा, ये डाटा कलेक्ट कहाँ से किया गया, इसमें लगभग 1000 से ज्यादा ग्लोबल कंपनी से ये डाटा कलेक्ट किया गया, उनकी डिमांड पूछी गई, और जो कम से कम 14 मिलियन वर्कर्स 22 अलग अलग सेक्टर्स और 55 इकोनॉमीज से जो है वो मिला के ये डाटा जो है निकाला गया ग्रोथ में। तो इसमें पता चलता है कि आपकी लाइफ में AI डाटा एनालाइजिंग और सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ये भी इसी का एक डिजिटल रोल्स आपके जो है कितने बढ़ने वाले, आपके स्किल्स कितने मैटर करने वाले आने वाले टाइम में, ठीक है। चलिए, फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट्स 2025 वाज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये पब्लिश किया बाय 2023, ठीक है। 170 मिलियन न्यू जॉब्स विल बी क्रिएटेड बट 92 मिलियन जॉब्स विल बी डिस्प्लेस्ड बाय लीडिंग ए नेट इंक्रीज ऑफ 70 मिलियन जॉब्स। देखो, क्वेश्चन इनका कहने का मतलब ये है कि 170 मिलियन जॉब्स की वैकेंसीज तो बनेगी प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन कम से कम 92 मिलियन जॉब्स डिस्प्लेस भी होंगी। किस वजह से? मॉडिफिकेशन की वजह से, चेंजेस की वजह से और टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है। ड्राइवर्स ऑफ चेंज इंक्लूड टेक्नोलॉजी, डिजिटल एक्सेस, इकोनॉमिक शिफ्ट, ग्रीन ट्रांजिशन एंड डेमोग्राफिक ट्रेंड्स। आप देख सकते हो जैसे कुछ कंट्रीज है, जैसे करके दुबई लेते हैं, दुबई में ड्राइवरलेस कार चलती है, ड्राइवरलेस कार। अब आप देखो AI बेस्ड होती है, ठीक है, जिसमें कोई ड्राइवर नहीं है, ठीक। अब आप देख सकते हो कि इस कार की वजह से, ड्राइवरलेस कार की वजह से एक आदमी की जॉब चली गई, और लगभग ऐसी कितनी कार्स होंगी पूरी वर्ल्ड में। तो एक आदमी जो कि अपनी फैमिली का घर चला सकता था, इस एक जॉब से उस जॉब को AI ने कैप्चर कर लिया। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ऐसी मिलियंस में जॉब है जो AI कर रहा है, जिसकी वजह से ह्यूमन जो पावर है वो नहीं रहा, नहीं जरूरत रही उसकी, ठीक है। और क्यों उसको, देखो कंपनीज है ना, बिग कंपनीज जो है हमेशा अपने बारे में सोचेंगी। अगर उनका काम एक 100 रुपए में हो रहा है महीने में, तो वो क्यों ही उस काम के लिए 50,000 रुपया देंगे, समझ रहे हो आप? तो ये इसलिए ये बात की गई है कि आने वाले टाइम में स्किल, देखो AI बिल्कुल AI काम कर रहा है, लेकिन AI को कंट्रोल करने के लिए भी तो ह्यूमन पावर लगेगी ना, ह्यूमन का माइंड तो लगेगा, तभी AI को कंट्रोल कर सकते हैं। ह्यूमन ही तो, जिसने बनाया वही तो कंट्रोल कर पाएगा ना। तो देखो, टेक्नोलॉजी जितनी आएगी ना, उससे नुकसान कुछ नहीं है, बट अगर कुछ सेक्टर्स में जॉब जा रही है तो देखो AI सेक्टर्स में जॉब आएंगी भी तो सही। तो यही है फैक्टर, ठीक है। उसके बाद ये बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी और डिजिटल इकोनॉमिक शिफ्ट होंगे, जिसकी वजह से जॉब जो है वो चेंज होगी। जो बंदा पहले रजिस्टर पे लिखता था, अभी वो कंप्यूटर पे डाटा कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक। चलिए, पहले जो खत भेजते थे वो चिट्ठी पे, डाक पे भेजते थे, अभी ईमेल करते हैं उसको। तो वो बहुत ही सिंपल चीजें हो गई। उसके टेक्नोलॉजी के आने से ऐसा नहीं है कि किसी का काम रुक गया, ठीक। चलिए, फास्टेस्ट ग्रोइंग रोल्स इंक्लूड फिनटेक, इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड ऑटोनोमस व्हीकल स्पेशलिस्ट। इंडिया फोकस ऑन AI, रोबोटिक, एनर्जी एंड टेक्नोलॉजीज एंड सेमीकंडक्टर विद AI एडॉप्शन ग्लोबल एवरेज। तो जो बात मैंने आपको समझाई थी, वही इसमें लिखी है कि जो इंडिया में ना जितना भी AI टेक्नोलॉजी जितनी भी इंक्रीज हो रही है, उसके लिए उतनी ही उसके लिए जो आप कह सकते हो कि उसकी जॉब रिक्वायरमेंट बढ़ी है, क्योंकि जितना आप देखो टेक्नोलॉजी जितनी इंक्रीज होगी, टेक्नोलॉजी को हैंडल करने के लिए भी उतनी मैन पावर लगेगी। तो ये था इसका 2025 की जॉब रिपोर्ट जो WEF ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज की है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है वो, फ्लेमिंगो आपको पता है एक लंबी नेक वाला एक बर्ड होता है जो पानी में रहता है, तो उसके नाम से एक फेस्टिवल है जो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। उसके फेस्टिवल के सेलिब्रेट करने का रीजन क्या है? टू प्रमोट करना नेचुरल डाइवर्सिटी को, अपना टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो वो 3-4 जगह अलग अलग ये फेस्टिवल करवाया जाता है। रिपोर्ट देखते हैं, उसमें बताता हूँ आपको। चलिए, तो फ्लेमिंगो 2025 जो है
फेस्टिवल जो रिटर्न आंध्र प्रदेश में 4 साल पहले ये हुआ था, अभी 4 साल के बाद होने वाला है, सेलिब्रेटिंग माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं, जो बर्ड्स वहाँ के नहीं हैं, जो किसी जगह से माइग्रेट करके आए हैं, ओरिजिनली वहाँ के नहीं है लेकिन वहाँ से माइग्रेट करके आएंगे, उन बर्ड्स की स्पीशीज को जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है। और इनमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट बर्ड है वो है फ्लेमिंगो। ये मैंने इसकी पिक्चर लगाई, आप देख सकते हो, ठीक है। फ्लेमिंगो जो है ये बर्ड जो है ये माइग्रेट होकर आंध्र प्रदेश के इस पुलिकट लेक में जो है वो, और नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी में ये जो है आया, उसने अपनी जगह बनाई है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो ये इवेंट जो है 5 जगहों पे होता है। कहाँ पे? नीलापट्टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अथंकी थियप्पा और पीवी पालेम, और उसके बाद सुलीप्रीत गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज और श्री सिटी। ये 5 ऐसे लोकेशन है जहाँ पे ये जो है ये कह सकते हो आप, ये फेस्टिवल जो है ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग डेज पे ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। मेनली यहाँ पे किया जाता है पुलिकट लेक में, ठीक। मोर देन 200 बर्ड स्पीशीज इंक्लूडिंग फ्लेमिंगोज, ग्रे पेलिकन्स एंड ओपन बिल स्टॉक्स आर एक्सपेक्टेड टू माइग्रेट टू द रीजन, ठीक। एक्टिविटीज इंक्लूड बर्ड वाचिंग। इसमें एक्टिविटीज में क्या इंक्लूड होगा? बर्ड वाचिंग, इको फ्रेंडली बायोडाइवर्सिटी सेशन, बोटिंग, कल्चर प्रोग्राम, स्टॉल्स फॉर स्लूपिटा, ठीक है। तो कुछ स्टॉल्स लगेंगे या जो इसके प्रोग्राम के बारे में बता रहा है। बेसिकली मेन याद रखने वाली बात यह है कि फ्लेमिंगो फेस्टिवल है क्या और ये कहाँ पे होता है, बेसिकली इतना याद रखना है। तो बाकी तो ये एडिशनल है, ये आपको जो है पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये रहा इसका आंसर, आंध्र प्रदेश। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट कमर्शियल यूटिलिटी स्केल्स के क्या बोलता है भाई? तीसरा क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट कमर्शियल यूटिलिटी स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इज लोकेटेड इन विच स्टेट और विच प्लेस, जो भी आप कह सकते हो। देखो, इंडिया ने ना बहुत से इनिशिएटिव्स लिए हैं जो एनर्जी को बचाने के लिए, कार्बन एमिशन को खत्म करने के लिए। उन्हीं में से एक BSES में से BSES राजधानी का एक ये प्रोजेक्ट है। इसमें और भी काफ़ी 2-3 फर्म्स हैं जो इंक्लूडेड है, मैं आपको बताऊंगा। उनका ये इनिशिएटिव है कि हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स से एनर्जी क्रिएट करेंगे, जो हम लोग सुबह 2 घंटे प्लस शाम को 2 घंटे, 4 घंटे डेली में उस एनर्जी से दिल्ली में जो है बात निकली, दिल्ली में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो स्प्रेड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे लोगों को। और ये जगह कहाँ पे है? किलकोरी सोर्ट डिस्ट्रिक्ट में, ठीक, किलोकरी सोर्ट डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। चलिए, तो अभी जो पॉइंट है समझने के लिए वो ये है कि यूटिलिटी स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज है क्या, ठीक। चलिए देखते हैं। यूटिलिटी स्केल बैटरी प्रोजेक्ट जो एनर्जी स्टोरेज है, ये जो BSES की एक और आप कह सकते हो कि राजधानी पावर लिमिट और ग्लोबल एनर्जी अलायंसेस और इंडीग्रिड के मिलजुल के इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, जिसके द्वारा ये रिन्यूएबल एनर्जी को जो है मॉडर्नाइज करके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है और उसको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो इसका जो एक विलेज है किलोकरी जो है साउथ दिल्ली में विलेज है, उसमें ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट के द्वारा मैं आपको पिक्चर में बताता हूँ कि ये प्रोजेक्ट है क्या। इंडियाज फर्स्ट यूटिलिटी स्केल स्टैंडअलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ये बैटरी एनर्जी मतलब जो भी सनलाइट होगी उससे एक बैटरी प्रोजेक्ट सेव हो जाएंगे, जिससे बैटरी में एनर्जी सेव होगी, जिसमें से ये एक स्पेसिफाइड एरिया को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। कितना बड़ा है ये? 20 मेगावाट 40 मेगावाट पर आवर BESS being installed at PRS with 333/11 kV Kilkori subsection in South Delhi, ठीक है। चलिए, स्टेटस क्या है? ऑलरेडी ऑब्टेन्ड रेगुलेटरी एंड अप्रूव्ड फ्रॉम DERS। जो इसको जो अप्रूवल और रेगुलेटरी का कंप्लीट हो गया, इसको जो DERS है, एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव पावर सप्लाई फॉर नियर 1 लाख रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया। मतलब 1 लाख जो आसपास के 1 लाख लोग हैं उनके लिए ये पावर सप्लाई का काम करेगा। डेडलाइन लाइकली टू बी द कंप्लीट इन 10 to 12 मंथ्स, ठीक है। चलिए, उसके बेनिफिट्स क्या हो जाएंगे? पावर सप्लाई को इंप्रूव करेगा, ग्रिड स्टेबिलिटी बढ़ा देगा, पावर परचेज कॉस्ट को कम करेगा और रिड्यूस करेगा ओवरलोडिंग ऑफ नेटवर्क। जितना बिजली का नेटवर्क है उसके ओवरलोडिंग को कम करेगा। रिन्यूएबल पावर इंटीग्रेशन है, जो रिन्यूएबल एनर्जी को मतलब रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करके जो है वो बनाया जाएगा। और ये इजी टू डिप्लॉयमेंट है। इजी टू डिप्लॉयमेंट है मतलब लोगों तक पहुंचाना बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए, तो इसका जो आंसर है वो है किलोकरी साउथ दिल्ली में ये सिस्टम जो है वो बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हिंदी डे 2025। वर्ल्ड हिंदी डे की थीम क्या है? थीम हम देखते हैं अभी हम देखते हैं कि वर्ल्ड हिंदी डे को ऑब्जर्व क्यों किया जाता है। तो वर्ल्ड हिंदी डे को ऑब्जर्व इसलिए किया जाता है क्योंकि टू प्रमोट लैंग्वेज हिंदी, प्रमोट करना हिंदी को, प्रमोट करना वर्ल्ड वाइड में, पूरी दुनिया में, इंटरनेशनली हिंदी को जो है प्रमोट करने के लिए इसको जो है वर्ल्ड हिंदी डे जो मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स जो है ये इंटरनेशनली ये इसको प्रमोट करने की बात करता है हिंदी को। 10 जनवरी को ये एनुअली मनाया जाता है, ठीक, 10 जनवरी को। उसके बाद अगर बात करें कि सबसे पहले कब मनाया गया, तो ये सबसे पहले 1975 में 1975 में जो है वो इसके बारे में कॉन्फ्रेंस में बात हुई थी। 1975 में कॉन्फ्रेंस के बारे में इसके बारे में बात हुई, जहाँ कहाँ पे? नागपुर में, ठीक है।
नागपुर में। उसके बाद ये अगर जब बात करेंगे इसको जो है कमेमोरेट किया गया, इसको मनाने की डेट्स जो है फिक्स हो गई, तो वो डेट हुई फिक्स 2006 से। ठीक है, ये कुछ इसके बेसिक है। तो इसका जो इस बार का थीम है वर्ल्ड हिंदी डे 2025 को, तो ये है ऑप्शन सी, ए ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। मतलब एक हमारे कल्चर की और एक यूनिटी की जो है एक आवाज़ है पूरी दुनिया में, एक ऐसी आवाज़ जो यूनिटी और कल्चर को प्राइड, अपने मतलब प्राइड का मतलब है अपने आप को जो मतलब एक फख्र दिलवाती है पूरी कंट्री को। ठीक है, तो ये इसका एक कह सकते हो जो थीम है इस बार की। ठीक है, अभी इसकी रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि 10 जनवरी को हर साल ये जो मनाया जाता है कि इंपॉर्टेंस हिंदी की ग्लोबली बताने के लिए, पहली बार ये 2006 में मनाया गया, मार्किंग द फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1975 में हिंदी की पहली कॉन्फ्रेंस जो है नागपुर में हुई। एम क्या था उसका, हिंदी को प्रमोट करना ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, उसके बाद थीम इस बार की क्या है, ए ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड एम्फसाइजिंग लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल एक्सचेंज। ठीक, अपना कल्चर और जो है अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने का इस बार का इसका मोटिव है। ठीक, तो मार्क द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हिंदी एज इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज इन 1949। नेशनल हिंदी डे observed on September 14 mark the recognition of Hindi as official language in 1949. ठीक है, वर्ल्ड हिंदी डे focused on international promotion and while नेशनल हिंदी डे celebrate its national significance। ठीक है, ये नेशनल हिंदी डे है, ये वर्ल्ड हिंदी डे है और ये नेशनल हिंदी डे है। तो ऑफिशियल नेशनल हिंदी डे कब मनाया गया, सितंबर 14 को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन हैज डेवलप्ड एनीमिया फूड टेक्नोलॉजी टू एक्सेस आयरन डेफिशिएंसी। देखो जैसे आपको पहले आप शुगर के लिए आप जाते थे ना, तो शुगर के लिए आपको लंबी लंबी लाइन में लग के 3-4 घंटे वेट करना पड़ता था शुगर के टेस्ट के लिए। तो लेकिन अभी शुगर के टेस्ट के लिए एक छोटी सी मशीन आती है, छोटा सा डिवाइस आता है, जिसके ऊपर आप ब्लड अपना करते हो, तो ब्लड से 1 मिनट में आपको अपना जो है वो रिपोर्ट दे देता है। उसी तरीके से एनीमिया जो है, एनीमिया की डेफिशिएंसी जो है वो आपको जैसे ही फील होगी, आपको आप जैसे उसके बारे में जो भी आपको उसमें फील होगा डेफिशिएंसी जो है, उसके बारे में जब आप को जब मतलब लंबी लंबी लाइनों में ना लगते हुए आपको जो है उसकी एक छोटी सी टूल आएगा, उसमें अपना ब्लड डालना है, तो अपनी रिपोर्ट तुरंत ही अपनी डायलिसिस जो है उसमें रिपोर्ट अपनी डायबिटीज़ की निकाल सकते हो। ठीक है, डायबिटीज़ की जैसे निकाल सकते हो उसी तरीके से। तो अभी हम देखते हैं इसके बारे में, फिर आपको बताता हूँ आंसर इसका। देखो, कॉर्नवेल यूनिवर्सिटी जो है जिसने डेवलप किया, नो पार्ट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अभी ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का पार्ट बना है। प्रोग्राम फॉर एनीमिया, वुमेन हेल्थ एंड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इन इंडिया। ठीक है, वुमेन हेल्थ और मैटरनल हेल्थ, वुमेन औरतों की और बच्चे की हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए, उनकी हेल्थ को सामने रखते हुए ये एक डिवाइस बनाया गया, जिसके थ्रू आपको क्विक, एक्यूरेट और जो आयरन डेफिशिएंसी है वो एकदम से पता चल जाएगी। एनीमिया अफेक्ट जो करता है वो 50% से 70% प्रेग्नेंट वुमेन्स को करता है विद आयरन डेफिशिएंसी। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी के साथ। उसके बाद द डिवाइस यूजेस टू ए ड्रॉप ऑफ ब्लड ऑन टेस्ट स्ट्रिप सिमिलर टू ए कोविड-19 टेस्ट। जैसे कोविड-19 का टेस्ट होता था ना, उसी तरीके से ये डिवाइस भी यूज में आएगी, प्रोवाइडिंग रिजल्ट इन मिनट, इन ए मिनट में जो है वो रिजल्ट प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, डाटा इज अपलोडेड टू द क्लिनिकल डाटाबेस वाया मोबाइल डिवाइस, और इसका जो डाटा है, इसकी जो फाइल है, इसका जो मेंटेनेंस है वो एक मोबाइल ऐप पे होगा, और उसके द्वारा आप जो है अपने डॉक्टर्स को भी वो रेफर करके बता सकते हो कि सर ये इसका रिपोर्ट ये है, इसका आप मुझे रिजल्ट बता दें। तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भी जो है इसका भी पार्ट बन गया। तो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही एक्यूरेसी वाला और बहुत ही जो सस्टेनेबल इनिशिएटिव ये इसको मान के चल सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन आता है, हु हैज बीन अवार्डेड द परवसी भारती सम्मान अवार्ड। देखो कल हमने बात की थी परवसी भारती जो सम्मान जो मेला है वो लगने वाला है यहाँ पे दिल्ली में, है ना, न्यू दिल्ली में। तो अभी उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में सब बातें हुई, उसमें मैंने आपको ये बताया कि ये क्यों लगता है, उसका की रोल, की फंक्शन, पर्पस क्या है। तो पर्पस उसका यही है कि जितने भी आउटसाइडर्स, जितने भी इंडिया के लोग ओवरसीज रहते हैं, बाहर रहते हैं, बाहर के मुल्कों में, उन सबको एक गेट टुगेदर उनका किया जाता है, उनको बुला के उनको इन्वाइट किया जाता है और देखा जाता है कि किस कंट्री में किस इंसान का, किस इंडियन का हमारी रिप्रेजेंटेटिव के साथ कितना रोल है। ठीक है, वो इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है और उस कंट्री में अपनी क्या मतलब जो है वो ऐसी इन्वॉल्वमेंट बता रहा है, इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो है वो हम प्रमोट कर सकें। तो उसी टॉपिक पे लेके ये जो है ये सम्मान अवार्ड जो है आयोजित किया गया। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें सम्मान, परवसी भारतीय सम्मान अवार्ड किसको मिला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। ये एक फिजिशियन है जो जिन्होंने कोविड में जो है सऊदी अरब में जितने भी हज पे जो इंडियंस थे उनकी बहुत हेल्प की थी विदाउट किसी भी उसके। तो इनको इसलिए एक बहुत ही ये सम्मान दिया गया। अभी इनके बारे में देखते हैं थोड़ा रिपोर्ट में। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद जो रिनोड फिजिशियंस इन सऊदी अरेबिया हैज बीन अवार्डेड द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025। ठीक है, उसके बाद ये इनको इसलिए मिला गया इस आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन किस चीज में, हेल्थ केयर, कम्युनिटी वेलफेयर एंड फोस्टिंग इंडिया सऊदी अरेबिया रिलेशन, इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशन को अच्छा रखने के लिए, अच्छा मेंटेन करके, और हेल्थ केयर और इकोनॉमिक जो है कम्युनिटी वेलफेयर के बारे में जो ये सोच रहे हैं उसके लिए इनको जो है ये अवार्ड दिया गया। उसके बाद अगर बात की जाए तो ये 45 साल को मेडिकल एक्सपीरियंस था इनको, जो इन्होंने जो है
कोविड-19 के पेंडेमिक में इंडिया के जो लोग ज़ियारत को गए थे हज की, तो उन लोगों को जो है वहाँ पे इन लोगों ने एक स्कूल प्रोवाइड कराया था, इंटरनेशनल इंडियन स्कूल इन तैफ। ठीक है, चलिए, तो इनका जो इसका करेक्ट आंसर वो क्या है, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ सिक्स्थ स्कॉर्पियन सबमरीन हैंडेड ओवर द इंडियन नेवी बाई मेजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। मेजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड आपको पहले भी बताया था कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो नेवी के मोस्टली जहाज जो वो बनाती है, मेजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स। ठीक है, इन्होंने एक जो सिक्स्थ स्कॉर्पियन सबमरीन जो है वो इंडियन नेवी को बना के दी है। तो ये जो है वो उसका नाम क्या है पूछ रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उसका नाम है वर्कशीर नाम की स्कॉर्पियन सबमरीन जो है वो इन्होंने बना के दी है इंडिया को, तो इंडियन नेवी को। तो ये जो है मुंबई बेस्ड है, ये डॉक जो है ये शिप बिल्डर्स का जो इनका कंपनी है ये मुंबई बेस्ड है, जिसने 6 स्कॉर्पियन सबमरीन जो है वो वर्षगिर प्रोजेक्ट P75 जो है इंडियन नेवी को दिया 10 जनवरी 2025 को। ये मैरीन जो है वो सबमरीन जो है ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, अपनी स्लीथ फीचर्स के साथ जो है, जिसमें कैपेसिटी है किस चीज़ की, लॉन्च करने की, प्रिसाइज अटैक्स करने की, और जो है जितने भी वेपन्स हैं उसको उनमें ऐसे इस तरीके से रखा जाएगा, इस तरीके से मेंटेन करा जाएगा कि इसमें हाई टेक्नोलॉजी जो है वो यूज हुई है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कि सबमर्ज्ड ऑन दिस सरफेस, वेशगिर इज ए वर्सेटाइल कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वेरियस मिशन सच एज एंटी सरफेस वारफेयर, एंटी सबमरीन एंड वाटर इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड एरिया सर्विलेंस। ठीक है, एरिया सर्विलेंस, वाटर इंटेलिजेंस और वारफेयर इंटेलिजेंस, एंटी सबमरीन और इस टाइप के बहुत से जो है ये मिशन जो है इसको करने की क्षमता ये रखती है। क्या, स्कॉर्पियन सबमरीन, जो जिसका नाम वेशगिर है, जो मेजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स ने दिया है। देखो स्टूडेंट्स इनके ना इंडियन नेवी की शिप्स के बारे में हमने बहुत क्वेश्चंस पढ़े हैं। ठीक है, जितने भी हमने कम से कम आज इस मंथ में, प्रीवियस मंथ में और इस मंथ में मिला के कम से कम 7 to 8 क्वेश्चंस जो हैं, 7 to 8 करंट अफेयर्स जो हैं वो इंडियन नेवी पे आए। तो आप ये लिखवा के ले लो, तो इंडियन नेवी जो भी करंट जितना भी आप लेते हो ना, जैसे करंट सिनेरियो में जो भी हॉट टॉपिक होता है वो करंट अफेयर में जरूर पूछा जाता है। जैसे हर मंथ में जो है कम से कम 3 से 4 बार इसका जो इंडियन नेवी के परफॉर्मेंसेज, इंडियन नेवी के शिप्स और इनके बारे में बात होती है। तो इसके ये इंडियन नेवी का ना एक बार आप डीपली अच्छे से इसके इनिशिएटिव्स और वो सब ये एक बार अच्छे से पढ़ लेना जब भी एग्जाम देने जाओगे। ठीक है, तो इसको आप होपफुली आपने नोट्स वगैरह बना लिए होंगे, तो आपको पिछले करंट अफेयर में एक बार अगर आप उसमें देखोगे तो आपको हर तीसरे दिन एक या चौथे दिन आपको मिलेगा कि कुछ ना कुछ इंडियन नेवी की तरफ से लॉन्च हुआ है, या कोई मिशन लॉन्च कर रहे हैं वो लोग, या कोई एक्सरसाइज लॉन्च कर रहे हैं, या कोई सबमरीन लॉन्च कर रहे हैं, या कोई शिप लॉन्च कर रहे हैं। तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, एक बार रिवाइज करके देखिएगा। ठीक है, तो ये रही हमारी कुछ वेबसाइट्स जो हम लोग आप लोगों के लिए कंटेंट जिन पे लेके आते हैं फ्री में। यूट्यूब लिंक है जिसमें हर रोज 5:30 पे जो है हमारे जो सीनियर टीचर्स हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट्स का लेके, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया और जीएस के टॉपिक्स जो हैं वो सर्च लेके आते हैं। तो आप इसको फॉलो करके आपको डेली 5:30 बजे जो आपको, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन को और एनहांस करने के लिए, उसको और शेप देने के लिए जो हम ये जो इसमें शाम को लाइव लेके आते हैं, उसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और आपके जितने भी जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इंस्टाग्राम का लिंक है, इसमें भी शॉर्ट वीडियोस हम बनाते हैं बहुत ही इफेक्टिवली, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। ठीक, टेलीग्राम पे हम लोग जो करंट अफेयर हम पढ़ाते हैं उसका लिंक डालते हैं, और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे भी डेली करंट अफेयर का लिंक जाता है और भी इन्फॉर्मेटिव चीजें। तो स्टूडेंट्स ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज के लिए इतना ही।